खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। अब एग्जिट पोल नहीं, वास्तविक परिणाम सामने आ चुके हैं। अब तक आपने भी टीवी पे और माध्यमों से सुन लिया होगा, गुजरात में वो हुआ जिसका दरअसल भाजपा को भी सही अंदाजा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, जिनमें हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल है, बार बार ये तो कहते रहे कि हम रिकॉर्ड बनाएंगे। जो ओपिनियन पोल आए थे वो भी 137, 140, 145 पे जाके टिक रहे थे। लेकिन कमाल हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 157 सीटों पर जीत हासिल कर ली और गुजरात को पूरा भगवामय कर दिया। कांग्रेस सिर्फ 16 सीटों पर यहां सिमट कर रह गई और आप जो वहां पर नई खिलाड़ी थी उसने अपनी जगह बनाई और 5 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि लोगों का अनुमान था कि यह 9 या 10 सीटें लेगी तो इसे और एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में आगे चलेगी। अन्यों के हाथ में 4 सीटें आई हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद तो थी कि वो गुजरात जीतेंगे और वो कहने भी लगे थे, पर जितने भी इंटरव्यू लिए लोगों ने या पत्रकारों ने या उन्होंने अपने दावे पेश किए, किसी ने भी 157 का आंकड़ा नहीं दिया था। सबसे ज्यादा आंकड़ा हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया था, जिन्होंने कहा था कि नहीं, 150 पर हम जीत रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड को भूपेंद्र तोड़े, नरेंद्र के रिकॉर्ड को भूपेंद्र तोड़ेंगे, पर संख्या वो नहीं बोलते और ना बोलनी चाहिए थी। पर हेमंत बिस्वा शर्मा के 150 का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी ये सोच रहा था कि रिकॉर्ड बनाएंगे और 137, 140 सीट तक जाकर रुकेंगे। पर यह कारवा बढ़ता गया और ऐसी जीत का रिकॉर्ड, ऐसी इबारत लिख दी जो बड़ी मुश्किल है कि दोबारा से कोई ये खुद स्वयं या कोई और पार्टी से मिटा सके या इससे लंबी लाइन खींच सके। हाँ, हिमाचल में हुआ वही जो अब तक होता रहा, यानी कि वहां रिवाज नहीं बदला उत्तराखंड की तरह। वहां हर बार सरकार बदल जाती है, एक बार कांग्रेस तो एक बार भारतीय जनता पार्टी। पिछले कई दशकों से हम यही देखते आ रहे हैं। वहां पे ये कायम रहा। पर ताज्जुब की बात यह है कि जितने एग्जिट पोल, जितने ओपिनियन पोल्स थे, उसमें एक इंडिया टुडे के सर्वे के अलावा किसी ने यह नहीं माना था कि कांग्रेस जीत की तरफ है। सबसे ज्यादा सीटें चाणक्य और एनडीटीवी ने दी थी, जो 333 थी। किसी ने यह नहीं माना था कि ये वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हिमाचल में कांग्रेस ने 39 सीट जीतकर फिर से सत्ता में वापसी कर ली है। अब जब हम दोनों राज्यों की खासतौर पर कांग्रेस की नजर से तुलना करते हैं तो कांग्रेस का जैसे कांग्रेस ने गुजरात में हथियारी डाल दी है। राहुल गांधी वहां सिर्फ 2 बार गए, खड़गे गए तो उल्टा सीधा बोला है, जिसका जो कीचड़ उछाला, जो गालियां दी, उसका और लाभ मिला। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में भी कहा कि मुझे 2.5 किलो गाली रोज मिलती हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। शायद उनकी बात सही रही। दूसरा, उसका एक और पहलू भी है। वहां आम आदमी पार्टी ने जो विपक्ष का वैक्यूम था, जो स्पेस था, उसे भरने की कोशिश की और कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी करते हुए उसे बहुत नीचे की तरफ ले गए। साथ ही साथ वहां पे 3 दशक से ज्यादा हो गए हैं और कांग्रेस सत्ता में नहीं है, तो वहां पे कांग्रेस का केडर भी छिन-भिन है। उसमें कोई उत्साह नहीं है, कोई जोश नहीं है। एक उदासीनता है कांग्रेस समर्थकों में कि जब जीतेंगे नहीं तो वोट डालने के आ जाएं। और वहां पर जो शीर्ष नेतृत्व था उसने भी कोई प्रयास नहीं किया। पिछली बार 77 सीटें आई थी, उसके बाद वो उसे संभाल भी नहीं पाए। बीच में अहमद पटेल का निधन हो गया। लेकिन जो 77 सीटों का समर्थन मिला था, अगर वहां विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाते, केडर को मजबूत करते, तो शायद कांग्रेस की आज की जो दृश्य है, जो सिनेरियो है, वो चेंज होता। हिमाचल में प्रधानमंत्री मोदी भी गए और उधर से प्रियंका गांधी ने दम लगाया, दूसरे नेता भी गए। वो नड्डा जी का, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का गृह राज्य है। माना जा रहा था कि नड्डा जी को लेकर भी वहां काफी असंतोष है। जो टिकट वितरण हुआ था भारतीय जनता पार्टी में, उसको लेकर भी असंतोष था। यहाँ तक कि खूब वायरल हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी एक नाराज विधायक को, संतुष्ट विधायक को नाम वापसी के लिए कह रहे थे, लेकिन उस समय तक शायद समय निकल चुका था और वो नाम वापस लेने में असमर्थ रहे।
यानी कि भारतीय जनता पार्टी ये भाप चुकी थी कि उन्हें खतरा हो सकता है, और छोटा राज्य है, मतदाताओं की संख्या विधानसभा क्षेत्र में कम होती है। ऐसे में जो पार्टी के बागी विधायक होते हैं उनकी भूमिका अहम हो जाती है। शायद यही कारण रहा कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी अपनी जो सफलता की मुहिम थी, जो रथ था, चुनावी रथ, विजय रथ, वो थम गया और उसे वो आगे नहीं ले जा पाए। साथ ही आपको याद दिलाना चाहते हैं कि यूपी में 3 जगह पे उपचुनाव थे। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव, खतौली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम सैनी को अयोग्य घोषित करने पर फिर वहां चुनाव हुआ, और रामपुर, जहां से आजम खां को हेट स्पीच मामले में सजा के बाद अयोग्य घोषित किया गया, वहां भी चुनाव हुआ। मजे की बात यह है कि जो सोच रहे थे लोग, काफी उसके विपरीत हुआ। रामपुर सीट आकाश सक्सेना, जो आरटीआई एक्टिविस्ट रहे और आजम को जेल भिजवाने में, मुकदमे कराने में उनकी मेन भूमिका थी, वो जीत गए हैं। खतौली में जब मदन भैया को प्रत्याशी बनाया गया रालोसपा गठबंधन का, तो बहुत से सवाल खड़े हुए। विश्लेषकों ने कहा ये तो बाहरी हैं, कैसे जीत पाएंगे, बाहुबली की छवि है। लेकिन आप देखिए कि धीरे धीरे करते जो रालो सुप्रीमो है जयंत चौधरी, उन्होंने बहुत मेहनत की, घर घर जाके पर्चे बांटे, जाटों को एकजुट किया, साथ में गुजर प्रत्याशी था, साथ में लिया उन्होंने आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर उर्फ रावण को। सब ये मानते हैं कि चंद्रशेखर भीड़ तो इकट्ठी कर लेते हैं पर वोट नहीं ले पाते, पर इस बार शायद बसपा के ना होने की वजह से उपचुनाव में दलितों ने, या दलितों के एक बड़े हिस्से में जो वोट था, वो शायद चंद्रशेखर उस पर अपना शिकंजा कसने में या उन्हें अपने पाले में लाने में कामयाब रहे। और इस प्रकार जयंत की मेहनत, ये समीकरण, इन्होंने मिलकर भाजपा की हार की पटकथा वहां लिख दी। विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमार सैनी चुनाव हार गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों से बात करो तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये पार्टी की हार नहीं है, विक्रम सैनी की हार है, क्योंकि वो बहुत बेतुके बोलते हैं, बदमिजाजी करते हैं, और बड़ी गलत बातें उन्होंने दूसरी बिरादरियों के लिए बोली, जिसका नतीजा यहाँ ये देखने को मिला। मैनपुरी में लोग सोच रहे थे कि डिम्पल यादव संकट में है, और शायद ऐसा था भी, लेकिन अखिलेश यादव ने पूरी मेहनत करी और अपने चाचा शिवपाल के सार्वजनिक रूप से पैर छुए, सब एक साथ आए और धीरे धीरे करके रथ को आगे बढ़ाते चले गए। पिछली बार मुलायम सिंह यादव 90,000 के आसपास वोटों से जीते थे। लगता यह है कि इस बार डिम्पल उस आंकड़े को पार कर लेंगी। अभी उनकी जीत का जो गैप है, जो फासला है मतों का, वो काफी बढ़ चुका है। 1 लाख से ज्यादा मतों से वो अपने निकटतम प्रत्याशी रघुराज शाक्य से भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रही है। माना जा रहा है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। और हाँ, इसी मौके पर यह परिवार पूरी तरह से एकजुट होता हुआ दिखाई दिया। अखिलेश ने शिवपाल को सपा का झंडा दिलाया, उनके हाथ में थमाया, तो लगा कि जो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उसका विलय विधिवत रूप से शायद सपा में हो जाएगा। डिम्पल का औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है, पर लगता यह है कि उन्होंने वो सीट जीत ली है। नमस्कार, धन्यवाद। खबरों के अंदर की खबर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सुर्खियों का मतलब क्या है? खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही, क्या गलत, फैसला होगा आपका।